हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। दिस साइड अलीना। कैसे हो आप सब? मैंने अपने वीडियो के थ्रू यूके के बारे में काफ़ी कुछ बताया। यूके आने के बाद क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना चाहिए, आपको आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे इनरोल होना है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, सब कुछ बताया। बट आई थिंक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कि यूके आना कैसे है। आने के बाद का इन्फॉर्मेशन तो आप आओगे तभी जाननी ज़रूरी है, बट आप पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका यहाँ आने कैसा है, किस वीज़ा में आप आ सकते हो, कैसे किस प्रोसेस के थ्रू आप आ सकते हो। तो आज उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो आज का वीडियो है यूके आना कैसे है और यूके आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है। तो उस सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यूके यहाँ आने के लिए आप अपना देखिए कि आप किस वीज़ा में आना चाहते हैं। आप अगर स्टूडेंट हो, पढ़ना आना चाहते हो तो स्टूडेंट वीज़ा लगता है। अगर आप नौकरी देख रहे हो, जॉब अप्लाई डायरेक्टली करके आना चाहते हो तो आपको वर्क वीज़ा होता है। बाकी अगर आप स्किल्ड वर्कर हो, यहाँ आके अपनी कोई कंपनी खोलना चाहते हो तो वहाँ पे टीयर 1 इनोवेटर वीज़ा होता है। तो काफ़ी कैटेगरीज होती है वीज़ा का। तो आप UKVI के साइट में जाके देखिए कि आप कौन से कैटेगरीज में फॉल करते हो, कौन से वीज़ा के थ्रू आना चाहते हो। बट मैं आज अपने वीडियो में स्टूडेंट के लिए फोकस करके बनाया हुआ है कि स्टूडेंट कैसे आए यहाँ पे, उनके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट का कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, कि जब आप आना चाह रहे होते हो, आप अपने अंडर ग्रेड करने आ रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ रहे हो। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, कौन से लाइन में जाना चाहते हो। बहुत से होते हैं कि कभी कोई इंजीनियरिंग लाइन है, कोई डॉक्टरेट लाइन है, कोई मैनेजमेंट का है। तो आप खुद कोर्स सेलेक्ट करिए सबसे पहले और डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है, कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से सब्जेक्ट में जाना है। सबसे पहला आप स्टेप वो है। अगर आप अनडिसाइडेड हो, आपको श्योर नहीं है आपको यूके आना है, बट आपको आपका सब्जेक्ट में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्सिटी आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, उसके भी काफ़ी रीजंस होते हैं। किसी को होता है कि हाँ कोई हमारे बजट के अंदर फिट हो, किसी को होता है कि आइल्स देना ना पड़े, किसी को होता है कि यूके जाना है बट इतना एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं। सो काफ़ी अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप कैटेगराइज करिए कि आपको किस तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई करना है। सो ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड, सो हम बात करते हैं उनके रिलेटेड जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहिए, कौन से लोकेशन में जाना चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। क्योंकि जिनको पता है वो तो अपना हल्का फुल्का रिसर्च करके अपना पता कर ही लेते हैं कि कैसे करना है, कहाँ से करना है। सो डिसाइड करते उनके बारे में जो अनश्योर है, जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ से करना है और क्या करना है। सो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपना आइल्स का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर्स नहीं है, मान लीजिए अगर आपके 11-12 में बहुत अच्छे नंबर है, अबव देन 70 है, और आपने अपना ग्रेजुएशन भी इंग्लिश लैंग्वेज में करा हुआ है, तो आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं होती। यूके में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स वेव ऑफ होते हैं अगर आपका परसेंटेज और आपका इंग्लिश मार्क अच्छा है तो। अगर नहीं तो आपको आइलेट्स का एग्ज़ाम देना होता है। आइलेट्स के एग्ज़ाम का तैयारी करिए और फिर आइल्स का एग्ज़ाम दे दीजिए। और इसका भी कैटेगराइज होता है कि आपको हर सब्जेक्ट में आपको 6 लाना है। सो आइल्स के बारे में बहुत कुछ है, मुझे इसके लिए अलग से एक वीडियो क्रिएट करना होगा ताकि मैं इसमें डिटेलिंग में आपको बता सकूं कि आइल्स कहाँ से करना है, कौन से कंसल्टेंसी को कैसे फाइंड आउट करें, कितने नंबर्स चाहिए होते हैं, उनका क्या क्या कैटेगराइजेशन होता है। तो मैं ये अलग से एक वीडियो में बताऊँगी कि आइल्स का क्या क्या प्रोसीजर होता है। अभी जो टॉपिक है वो है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपका आइल्स हो गया। सो आइल्स में भी 2 कैटेगरीज हो गई कि आपके अच्छे नंबर है तो आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं है तो आपको आइल्स करने हैं। और उसके बाद आपका लगता है एसओपी। एसओपी होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप क्यों यूके आना चाहते हो, क्यों उस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो जिस यूनिवर्सिटी आपने चूज़ किया है। अगर आप यूनिवर्सिटी पता ही नहीं है कि किस में जा रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँ, फिर भी आपको लिखना है एसओपी में कि ये एक पर्पज़ है कि आप क्यों यूके आना चाहते हो और क्यों यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो। तो उसके बारे में आप लिखिए। इसमें आपको अपना जेन्युइन आंसर्स लिखना है। आप किसी भी सैम्पल लेटर्स उठा के नहीं लिख सकते हो, किसी दूसरे का कॉपी करके नहीं। अगर आप देखना चाहते हो कि एसओपी कैसा होता है तो आप सिंपली नेट के थ्रू भी देख सकते हो कि एसओपी कैसे होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और वो कैसे लिखना होता है। तो इसमें बेसिकली आपके बारे में लिखना होता है कि मैं ये हूँ, मैंने ये पढ़ाई करी है, मैंने ये प्रोजेक्ट में काम किया है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, कहीं पे वर्क करते थे तो मैं इस प्रोफाइल में काम करता था और अब मैं पढ़ना चाहता हूँ और यहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये ग्रोथ चाहता हूँ, मैं ये स्किल इन्हांस करना चाहता हूँ। तो उससे रिलेटेड आपको एसओपी लिखना है। सो ये हो गया दूसरा
दूसरा आपका डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका होता है रेफरेंस लेटर्स। तो रेफरेंसेस होता है आपकी, इधर अगर आपने कोई जॉब नहीं किया है तो आपका यूनिवर्सिटी से कि हाँ ये हमारे यूनिवर्सिटी का बच्चा है और इसका इतना परसेंटेज आया था, इसने ये स्टडी की थी, तो वो नॉर्मल एक रेफरेंस लेटर। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके ऑफिस के थ्रू से एक रेफरेंस लेटर चाहिए। तो ये 2 मेजर रेफरेंस लेटर होते हैं। सो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए, आपका आइल्स का सर्टिफिकेट, आपका एसओपी, आपका रेफरेंस लेटर, ये तीनों आपने बना दिया। और इसके बाद आपका मेन काम होता है अप्लाई करना यूनिवर्सिटी। सो आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करिए, आप अपने बजट के हिसाब से चाहते हो, अपने लोकेशन के हिसाब से चाहते हो, अपने कोर्स के हिसाब से चाहते हो। आप हर एक यूनिवर्सिटी सर्च करिए कि यूके में कितने यूनिवर्सिटी है, कौन से रैंक पे है। आप गूगल में आजकल ढूंढोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो आप उसी हिसाब से देखो कि आप किस लोकेशन में आना चाहते हो। अगर आप इस बारे में भी अनश्योर है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप किस जगह में रहना चाहो। हो सकता है किसी के रिलेटिव्स हो, उस जगह में आप जाना चाहते हो, अपने दोस्त जो जहाँ पे उस जगह में जाना चाहते हो। यूनिवर्सिटी में आपको हो कि इस रेंज के, इस बजट के अंदर मेरा फ़ी हो, उसमें जाना चाहते हो। ये कोर्स वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं, उसमें जाना चाहते हो। तो अब आप खुद सर्च करिए, खुद यूनिवर्सिटी पे जाइए। हर यूके में कौन से यूनिवर्सिटी है, आप यूके साइट में जाके देखिए, आप गूगल करिए और उनके हर एक यूनिवर्सिटी के साइट में जाके देखिए। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका कोर्स, आपका फ़ी, आपका लोकेशन, सब कुछ। उस हिसाब से आप डिसाइड करिए आपको कौन सा सही लगता है और फिर उन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना स्टार्ट करिए। जब आप यूनिवर्सिटी चेक करते होंगे तो वहाँ पे आपको दिख ही जाएगा कि ये जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, ओवरसीज स्टूडेंट भी बोलते हैं तो उनके लिए है, और ये फीस उनके लिए है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए यहाँ से अप्लाई करना है। तो वहाँ पे अप्लाई जो ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके अप्लाई करिए, और वहाँ पे जितने भी डिटेल्स फिलअप करने के लिए बोलते हैं आप वो डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट जो आपने बनाए वो अगर वो मांगते हैं तो आप वो दे दीजिए, सर्टिफिकेट मांगते हैं अपने सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो ऐसे करके आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वो भी ऑनलाइन करनी है। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, कुछ टाइम बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो कंडीशनल ऑफर लेटर्स भेजते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर होता है कि आपको कोई कंडीशन दिया जाता है कि आपका इसमें ये चाहिए या वो चाहिए, क्योंकि ये ऐसा होता है कि वो मतलब होता है कि आपको ऑफर में कोई कंडीशन है वो जो आपको पूरा करना है। तो वो होता है ज़्यादातर फी से रिलेटेड। वो आता है कि हाँ आपका हम एप्लीकेशन हमने ऑफर कर दिया है, हमें अच्छा लगा, आप आ सकते हो हमारी यूनिवर्सिटी में, आपका ये फीस है और ये आप टाइम ड्यूरेशन है, आप इतना इतना अमाउंट हमें पे करिए। तो कुछ ऐसा कंडीशन होता है। अगर किसी ने जब अप्लाई करते टाइम अगर उनका होता है कि उनका इंग्लिश अच्छा था, उनके 12th में, उनके बैचलर में उनके इंग्लिश अच्छा था, इसीलिए उन्होंने आइल्स नहीं किया था और वो आइल्स अटैच नहीं करते हैं, तो हो सकता है कभी कभी कुछ चांसेस की वजह से उनको आइल्स करने के लिए बोल दिया जाए। तो जैसे कंडीशंस होते हैं कि वो कुछ ना कुछ पूछते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो उस रिलेटेड आप कंडीशन होता है। तो आप वो कंडीशन पूरा करिए, अपना फ़ी पे कर दीजिए। डिपेंड करता है कि आप अपना फ़ी फुल पे करना चाहते हो या फिर इंस्टॉलमेशन में पे करना चाहते हो। तो सबसे पहले हर यूनिवर्सिटी का एक अपना पॉलिसी होता है कि वो कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट की तरह मांगते हैं। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की होता है कि वो डिपॉजिट अमाउंट कितना मांगते हैं, 1000 पाउंड मांगते हैं, 2000 पाउंड, 3000 पाउंड, ये डिपेंड करता है। सो उसी के साथ साथ आपको आपके कंडीशनल ऑफर लेटर में ये भी लिख के आ जाएगा अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। स्कॉलरशिप आपको मिलता है आपके एकेडमिक मार्क्स के बेसिस पे। अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, बीच में कोई गैप इतना नहीं है, अगर गैप है तो गैप में आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर हो तो आपको लग जाएगा कि इतना इतना परसेंटेज या इतना अमाउंट हम आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, उस हिसाब से आपका थोड़ा सा अमाउंट रिड्यूस भी हो जाएगा। सो वो फुलफिल कर दीजिए जो भी उन्होंने मांगा हुआ है, और उन्हीं के मेल में फिर से रिप्लाई कर दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स ये रहे। फिर उसके बाद आपको आता है अनकंडीशनल लेटर। वो होता है कि आपके पास अब कोई कंडीशन नहीं है, सारा कुछ आपने कर दिया है, तो ये रहा आपका अनकंडीशनल लेटर। लेटर के साथ साथ वो आपको बोलते हैं कि आप अपना कैश अप्लाई करने के लिए कन्फर्मेशन ऑफ स्टडीज़, कैश का मतलब होता है उसको अप्लाई करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप इनका अरेंजमेंट करिए और कैश अप्लाई करिए करके एक कैश के लिए भी फॉर्म वगैरह आते हैं। तो ये होता है अनकंडीशनल लेटर जब आपके पास आ जाता है। फिर कैश में होता है कि आप जब कैश अप्लाई करते हो तो आप सारा अपना डिटेल्स भरिए, जो भी आपका नेम, एड्रेस, जितना भी कुछ होता है वो आप फिलअप करेंगे। फिर आप अपना बैंक बैलेंस की हम जो बात करेंगे कि अब आप जो पार्ट आता है वो होता है बैंक बैलेंस दिखाने के लिए, क्योंकि बैंक बैलेंस आप जब कैश अप्लाई के लिए करते हो आपको तभी उसका स्टेटमेंट देना होता है, और वो स्टेटमेंट होती है आपका 28 डेज ओल्ड फंड का।
तो यूके आने के लिए आपको जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका बैंक बैलेंस। तो आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। आप अपना टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने समय के लिए यहाँ पढ़ने आ रहे हो। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 1 साल, मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपका मास्टर्स पढ़ने के लिए जो आपका फ़ी है वो फ़ी का अमाउंट और यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस जो है उस लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से आपके बैंक बैलेंस होना चाहिए। और ये आप कैलकुलेट करोगे आपके ड्यूरेशन से। और ड्यूरेशन में ये बोलते हैं कि 9th मंथ का अप्रोक्स टाइम पीरियड होता है कि जितना 9 महीने के लिए एक्सपेंसेस के लिए पैसे लगते हैं उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। सो यहाँ पे और दूसरी कंडीशन है कि अगर आप यूके में इनके हेडक्वार्टर लंदन पढ़ने आ रहे हो तो थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा लंदन से बाहर पढ़ाई करते हो तो अमाउंट थोड़ा सा कम है लिविंग एक्सपेंसेस, उसी हिसाब से इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो आप यूकेवीआई के साइट में जाके देख सकते हो। अगर आप लंदन के अंदर पढ़ने आ रहे हो तो अराउंड 1300 पाउंड के आसपास मंथली एक्सपेंसेस है। अगर लंदन से बाहर आ रहे हो तो अराउंड 1100 अप्रोक्स की बात कर रही हो, 1100 के आसपास के पाउंड के हिसाब से इनका एक्सपेंसेस है। तो उतने हिसाब से 1100 इंटू 9 आप करिए या 1300 इंटू 9 आप करिए, जो भी अमाउंट आता है उतने अमाउंट। सो ये अमाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, आपके अकाउंट में होना चाहिए और 28 दिन पुराना होना चाहिए। तो ये 28 दिन पुराना वाला केस में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 28 दिन पुराना मतलब गए हुए महीने में ही 28 दिन हो चुके होने चाहिए या आज के दिन तक अगर 28 डेज होते हैं तो भी चल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में अगर आज आप कैश के लिए अप्लाई कर रहे हो और कल आपका 28 दिन पूरा हो चुका है तो आज सुबह अपना स्टेटमेंट निकाल के वो स्टेटमेंट आप अप्लाई के लिए डाल सकते हो। तो ऐसे इसका प्रोसेस होता है। और अगर आपका अमाउंट जो है वो आपके नाम पे नहीं है तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है, वो होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका पैसा आपके फादर के नाम में है या किसी और पर्सन के नाम में है। बट यहाँ पे और दूसरा भी केस है कि जो भी अमाउंट आप अप्लाई करने चाह रहे हो, जब वीज़ा अप्लाई करने जाते हो या कैश अप्लाई करने जाते हो, आपका बैंक बैलेंस सिर्फ आपके ब्लड रिलेशन वाले लोगों के पास ही हो सकता है। वो होता है आपके मम्मी पापा या फिर लीगल गार्जियन भी आपके अमाउंट दिखा सकते हैं। बट उसके लिए आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस के हिसाब से जाना पड़ेगा। आपको कोर्ट से परमिट लेनी होगी, आपको कोर्ट से प्रूव करना होगा कि ये आपके लीगल गार्जियन है। तो इसमें बहुत कुछ थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। सो आप प्रेफर करिए कि अमाउंट आपके अकाउंट में ही हो या तो फिर अपने मम्मी पापा के अकाउंट में है। बट आपने अगर मन बना ही लिया है कि आपको यूके आना है, आपने डिसीजन ले लिया है, तो आप प्रेफर करना कि 2-3 महीने पहले ही आपने पैसे अपने अकाउंट में डालना स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि आपका स्टेटमेंट अच्छे से दिख जाए। और ये भी प्रेफर करना कि जितना अमाउंट आपको बोला गया है आपके फ़ी और आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने के लिए, उसे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा ही रखिएगा ताकि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम हो। उनको यूकेवीआई जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको ना लगे कि हाँ आपके पास इतना अमाउंट नहीं है। तो आप कोशिश करना कि थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा ही रखिएगा। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने बना दिया। अब आप अपना कैश अप्लाई कर दीजिए कि मुझे कैश लेटर दे दो करके आप रिक्वेस्ट कर दोगे। जो भी उन्होंने फॉर्म भेजा होता है अनकंडीशनल लेटर्स के साथ, उन सब फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। कुछ दिन बाद आपको कैश के जवाब आ ही जाएगा। बट कैश आने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये होता है कि आपका होम ऑफिस में जाएगा, होम ऑफिस आपका वेरीफाई करेगा कि हाँ आप जेन्युइन स्टूडेंट हो कि नहीं हो, आप यहाँ आने का आपका पर्पस क्या है, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाया होता है वो वेरीफाई करते हैं, आपके रेफरेंसेस चेक्स होते हैं। तो सब कुछ होने के बाद ही आपको कैश लेटर दिया जाता है। इसीलिए आपका कैश लेटर आने में टाइम लेता है। तो आप मिनिमम आप 3 वीक्स तो लेके ही चलिए, मैक्सिमम 1 मंथ 1.5 मंथ्स डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कैश भरते टाइम आप बहुत केयरफुल होके फिलअप करिएगा क्योंकि कैश लेटर आपका कुछ भी मिस्टेक नहीं हो सकता, कुछ एरर नहीं हो सकता। अगर आपका एरर हो गया तो आपका कैश लेटर रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। वेल यूनिवर्सिटी अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो बताता रहता है कि हाँ आपने यहाँ पे ये मिस्टेक किया है, आप प्लीज़ रिफिल करके फिर भेजिए। तो अगर आप ऐसा हो गया तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, आपका प्रोसेसिंग में टाइम लग जाएगा और जो आपको कैश 1 महीने में आना था वो 1.5 महीने और 2 महीने हो जाएगा। तो जब भी आप फिलअप करो पूरे ध्यान से फिलअप करना। फिर आपने कैश अप्लाई कर दिया, आपका कैश लेटर 1 महीने के बाद आ गया। तो आपका कैश लेटर के साथ उन्होंने सारा डिटेल्स दिया होता है कि आपको वीज़ा कैसे करना है और आपके कैश लेटर में ही आपका सारा डिटेल्स दिया था कि आपको अपना बायोमेट्रिक्स कहाँ से कलेक्ट करना है। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आपका जो प्रोसेस है वो है वीज़ा फाइलिंग का। तो अब डिस्कस करते हैं कि वीज़ा कैसे फाइल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। सो वीज़ा के टाइम पे आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते।
क्योंकि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाने थे आपने सब कुछ बनवा लिया। अपना आइल्स का सर्टिफिकेट, आपका एसओपी, आपका रेफरेंस, आपका ऑफर लेटर, आपका कैश लेटर जो भी था, आपका बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ आपने करवा दिया है। अब जो आपको करना है, आपको एप्लीकेशन फाइंड आउट करना है कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा। वीज़ा एप्लीकेशन आपको मिलेगा UKVI के साइट पे। आप UKVI के साइट में जाइए, वहाँ पे आप देखिए कि वीज़ा कौन सा लगाना चाहते हो। वहाँ पे देखिए कि आपको दिख जाएगा कि स्टडी वीज़ा है, आप स्टडी वीज़ा में जाइए। वहाँ पे नीचे नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो वहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप स्टार्ट करके जाइए और आपको जो कुछ भी वहाँ पे मांगा का जाएगा आप वो फिलअप करते जाइए। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने खुद से किया था मेरे अपने जब आना था उस टाइम पे, इसीलिए मुझे इसके बारे में A to Z पता है। तो मैं इसके वीडियो में क्लियर से बता दूंगी, हर एक स्टेप्स दिखा के बता दूंगी कि आपको फिलअप कैसे करना है। तो ये आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा कि कैसे करना है। सो अब आपने वीज़ा फाइलअप कर दिया है। जैसे आप वीज़ा फिलअप करते हैं उसके बाद आपको जब आप फिलअप करते जाते हो तो वहाँ पे ऑप्शंस आता है कि आप अपना इंश्योरेंस ले लीजिए। तो यहाँ आने के टाइम पे जितने भी ईयर के लिए आप आ रहे होते हो उतने ईयर के लिए आपको अपना इंश्योरेंस करवाना होता है कि बाई चांस आपको कोई बीमारी हो जाए या कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसके लिए आपका इंश्योरेंस करवाना होता है। और वो भी आपका ड्यूरेशन के हिसाब से होता है कि कितने ड्यूरेशन के कोर्स के लिए आप आ रहे हो। सो मैं अगर बात करूँ MBA के लिए, मास्टर्स डिग्री के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि 1 साल का आपका कोर्स होता है और ये आपको 1 साल से ऊपर 4 मंथ्स या 5 मंथ्स का ऊपर का इंश्योरेंस का फी लेते हैं। तो अमाउंट इंश्योरेंस आप वहाँ पे UKVI के साइट में जाके खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका फी कितना है, आपका कोर्स ड्यूरेशन कब तक का है। तो उस हिसाब से वो आपका इंश्योरेंस अमाउंट बता देते हैं। कैलकुलेशन ऐसे होता है कि जैसे आपका यहाँ UK आने से पहले ही आपका वीज़ा लग चुका होता है, तो उस टाइम पे अगर आप इंडिया में ही हो या किसी भी कंट्री में हो तो वहाँ से लेके आपका इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है कि आप अगर कुछ भी हो जाए तो वो आप अपना क्लेम कर सकते हो। सो वहीं पे पहला मंथ वही हो गया, दूसरे मंथ आपका कोर्स ड्यूरेशन का टाइम ही हो गया जो आप UK में होते हो और कोर्स आपका खत्म हो गया। उसके बाद भी आपका 4 मंथ तक आप उस इंश्योरेंस को यूज कर सकते हो जब तक आप अपना किसी दूसरे वीजा में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। सो ये एक आपका कोर्स के हिसाब से और उसके बाद का 5 मंथ के हिसाब से आपका कैलकुलेशन का अमाउंट होता है। वो आप UKVI का इंश्योरेंस कैलकुलेटर में जाके खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आता है। तो आपने इंश्योरेंस भी खरीद लिया, जैसे भी इंश्योरेंस के लिए आप डिटेल्स डालते हो, पेमेंट का ऑप्शन आता है, आपने पेमेंट कर दिया, आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो एप्लीकेशन में, जो भी आप एप्लीकेशन फिलअप करते हो। फिर नेक्स्ट करते करते जाओगे, आप सारा कुछ सबमिट कर दोगे। वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट खुद अप्लाई करना चाहोगे या फिर जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाओगे, VFS ऑफिस में जाओगे, तब आप अपना डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना चाहोगे। तो उस टाइम पे मैंने तो प्रोसेस किया था कि मैं VFS के जो स्कैनिंग प्रोसेस जो उनका अपना सर्विस है मैं उसी के थ्रू करूंगी और उसका वो सर्विस चार्जेबल होता है, अराउंड 1000 रुपीज़ है उसका सर्विस चार्जेबल फी। मैंने वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स खुद से अप्लाई नहीं किया, मतलब अपलोड नहीं किया, क्योंकि हो सकता है मैं अच्छे से अपलोड ना कर सकूँ, आगे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। और मैं आपको रेकमेंड भी यही करूँगी कि आप स्कैन जो सर्विस होता है आप वहीं आप VFS ऑफिस में से खुद ही ले लीजिएगा। तो वो ऑप्शन आप खुद रहने दीजिएगा, आप आगे के स्टेप करते जाइए और सारा कुछ आप कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करता है। हो सकता है किसी को रिडायरेक्ट करे और मैंने सुना है कि किसी को नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाता है, किसी को साथ साथ एप्लीकेशन के साथ साथ ही लेके चलते हैं। तो मेरे केस में साथ ही लेके चल रहे थे, कोई रिडायरेक्ट नहीं किया गया था। तो वहाँ पे ऑप्शन आता है आपको अपने बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करने का। तो बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट अलग से बुक नहीं करना होता है, ये एप्लीकेशन का ही पार्ट होता है कि आपने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया तो लास्ट में आपका ऑप्शन आ जाता है कि अवेलेबल डेट्स आपको दिख जाते हैं। उस डेट के हिसाब से उस टाइमिंग कौन सा आपको अच्छा लगता है उसी टाइमिंग के हिसाब से अपना बायोमेट्रिक स्लॉट बुक कर दीजिए। और उस दिन पे आप अपने नियर बाई, मतलब नियर बाई नहीं होता, ये तो लोकेशन के हिसाब से होता है कि आप कहाँ से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आपके स्टेट में VFS ऑफिस नहीं है तो आपको किसी दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स लेना होगा। तो वहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स का VFS का ऑफिस जाइए और वहाँ पे अपने दिए हुए टाइम स्लॉट पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, जो डॉक्यूमेंट्स आपके कैश के टाइम पे अप्लाई किया था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया
आप वो सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाके अपने हिसाब से, बायोमेट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था स्कैन करने वाला, वो स्कैन करके फिर आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर देते हैं। आपका थंब का जो होता है, आपका थंब स्क्रीन लेते हैं, आपका रेटिना का स्क्रीन लेते हैं, और ये सब कुछ होता है। उसके बाद आपको आना होता है सिंपली, इसमें और कुछ नहीं होता है। उसके बाद आप वेट करिए कि आपने कौन सा वीज़ा लगाया था। वीज़ा का भी कैटेगरीज होता है, नॉर्मल, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी। तो लगाया था स्टैंडर्ड का 15 डेज का टाइम पीरियड होता है। 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका वीज़ा का रिजल्ट आ जाता है कि आपका वीज़ा सक्सेस हुआ, अनसक्सेस हुआ, जो भी हुआ उसके डिसीजन आ जाता है। और सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी में होता है कि प्रायोरिटी में अगर आपको जल्दी चाहिए, विद इन 3 डेज के अंदर चाहिए, तो आप प्रायोरिटी वीज़ा लगाइए। उसका थोड़ा सा अमाउंट होता है, ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है। और सुपर प्रायोरिटी में आपका एक ही दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है, उसमें और ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करें। VFS के ऑफिस में कुछ भी नहीं होता है। काफ़ी लोग डरते हैं कि वहाँ पे इंटरव्यू होता है, ये होता है, वो होता है। वहाँ पे कुछ नहीं होता है। आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक होता है और आपके स्कैन, आपके थंब प्रिंट लिया जाता है, आपके आई के स्कैन लिया जाता है, बस यही है और कुछ भी नहीं होता है। बायोमेट्रिक्स में जब आप देने जाते हो तो वहाँ पे उनके ऑफिसर आपको काफ़ी कुछ सेल आउट करने की कोशिश करते हैं कि आप ये वाला सर्विस ले लीजिए, मोबाइल सर्विस ले लीजिए, आपका कोई दूसरा ये सर्विस ले लीजिए। तो आपको कुछ भी सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपको ईमेल के थ्रू मिल ही जाता है। अगर नहीं तो आप किसी भी तरीके से कुछ दिन के बाद आपको आपका रिजल्ट का पता चल ही जाता है। वैसे मैंने अपना कुरियर सर्विस रखा हुआ था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मुझे ये डर था कि अगर खुद से जाके कलेक्ट करना हो तो और कुछ बंद हो जाए तो कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने कुरियर सर्विस लिया था। कुरियर सर्विस का चार्ज अराउंड 600 रुपीज़ था। सब था यूके आने का प्रोसेस। मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बता दिया, प्रोसेस कैसे करना है बता दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं बता दिया, कितना टाइम लगता है किस चीज़ के लिए वो भी बता दिया। इन केस आपके पास कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, मुझे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हो। और कोशिश करिएगा कि मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करिएगा, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अलग वीडियो में दे रही हूँ। तो इस वजह से मेरे सारे वीडियो को फॉलो करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।